हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्पिताज क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.6 के फर्स्ट के सारे क्वेश्चन कर लिए थे, फर्स्ट टू 8। अब हम सेकंड क्वेश्चन के 3 पार्ट है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें हमने पेयर ऑफ इक्वेशंस बनानी है। इसमें हमें समीकरणों के युग्म बनाने होंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, रितु कैन रो downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of current. ठीक, इसमें मतलब बोला, इसमें हिंदी, रितु जब पानी की धारा के साथ, करंट के साथ में जब रोइंग करती है तब वह 20 किलोमीटर 2 घंटे में चलती है, और जब वह धारा की विपरीत दिशा में चलती है, पानी जहाँ को बह रहा है उसकी उल्टी दिशा में जब वो चल रही है, चप्पू चला के आगे बढ़ रही है, तब वह 4 किलोमीटर 2 घंटे में चलती है। रितु की आपने गति बतानी है कि वह स्टिल वाटर में यानी कि ठहरे हुए पानी में उसकी स्पीड कितनी है, और जब वह करंट के साथ यानी कि धारा के साथ जब चलती है तो उसकी स्पीड कितनी है, उसकी गति कितनी है। तो इसमें मान लेते हैं जो हमें पूछा गया है, स्पीड पूछी हुई है रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट, यानी कि धारा की गति और ठहरे हुए पानी में रितु की गति। जब ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है तो ऐसे ही इनको लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट बी। हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, लेट बी से स्टार्ट करेंगे। लेट बी स्पीड ऑफ रितु, स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू एक्स। माना ठहरे हुए पानी में रितु की चाल बोल रहे हैं या गति बोल रहे हैं हिंदी में, ठीक है। तो इसको हमने x मान लिया। ठहरे हुए पानी में रितु की जो चाल है, गति जो है वह x है, यानी कि स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर। और जब वो स्ट्रीम के साथ चलती है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम उसको y मान लेते हैं, यानी कि धारा की चाल। ठीक है ना, उसको हमने y मान लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार जब हम चलेंगे, जैसे प्रश्न कह रहा है तो हमारे समीकरण आराम से बन जाएंगे। देखिए प्रश्न क्या कह रहे हैं कि जब रितु डाउन स्ट्रीम में चलती है, यानी कि जब पानी के साथ साथ चलती, जहाँ को पानी बह रहा है, पानी जहाँ को बह रहा है उसी के साथ साथ रितु नाव में रो कर रही है, ठीक है, चल रही है, तब वह 20 किलोमीटर 2 घंटे में चलती है। और जब पानी इस तरफ बह रहा है और रितु इस तरफ को वापस आ रही है, तब पानी तो इस तरफ बह रहा है, उसको पानी उसको पुश कर रहा है और वो उसके विपरीत दिशा में आ रही है, तब वह 4 किलोमीटर 2 घंटे में चलती है। तब उसके समय जो है 2 घंटे में 4 किलोमीटर ही दूरी तय कर पाती है, क्योंकि पानी इस तरफ बह रहा है, पानी का धक्का लग रहा है, गति उसकी चाल का, और यह 4 किलोमीटर ही 2 घंटे में चल रही है। और जब पानी इस तरफ बह रहा है और ये इस तरफ को जब चल रही है उसी दिशा में, धारा के साथ साथ, स्ट्रीम के साथ साथ, तब यह 20 किलोमीटर 2 घंटे में चल रही है, यानी कि इसकी जो स्पीड नाव, जो रितु की जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर हो जा रही है 2 घंटे में। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके समझ में आया, तो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। जब रितु पानी की धारा के साथ साथ चल रही है तो देखो स्पीड, रितु की जो स्पीड है वो x है, और जो धारा की जो स्पीड है वो y है। दोनों स्पीड प्लस हो जाएंगी, क्योंकि तो दोनों एक ही तरफ धक्का लगा रहे हैं तो स्पीड प्लस हो जाएंगी। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, 20 किलोमीटर, है ना, एक ही दिशा में चल रहे हैं और 20 किलोमीटर डिस्टेंस कंप्लीट कर रहे हैं 2 आवर्स। समय कितना दे रखा है, 2 आवर्स। ये हमारा फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। गति बराबर दूरी बट्टे समय, यही फॉर्मूला है ना। इसमें देखो हमने वैल्यूज पुट करी है, जो स्पीड थी दोनों की, जो स्पीड है, चाल है, उसको हमने प्लस कर लिया, x प्लस वाई। एक्स रितु की चाल और y धारा की चाल, यानी स्ट्रीम की स्पीड, इसको प्लस कर लिया, इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना, 20 किलोमीटर, एंड टाइम 2 आवर्स। ठीक है,
इस तरह से हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। इस फर्स्ट इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे तो 20 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 10, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, पहला समीकरण। आया समझ में? अब पानी इस तरह बह रहा है, पानी आपका इस दिशा में बह रहा है और ऋतु अपनी नाव में इस दिशा में आ रही है। तो ये जो है, ये ऋतु की जो चाल है वो कम हो जाएगी धारा की, क्योंकि जो धारा है, जो स्ट्रीम जो है वो अपोजिट फोर्स लगा रही है इस पे, है ना, उसकी चाल। तो ये इसकी चाल जो है ये कम हो जाएगी, यानी कि माइनस हो जाएगा। इसकी चाल में से माइनस कर देंगे धारा की चाल, x माइनस वाई करेंगे और तब दोनों की स्पीड जब माइनस हो जाएगी तब भी फॉर्मूला ये रहेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड तो ये होगी दोनों की, ठीक है ना, इसकी स्पीड कम हो गई, इसमें से हमने y वाली स्पीड जो है वो माइनस कर दी, इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना चलेगी? ये डिस्टेंस अब चल रही है 4 किलोमीटर और टाइम 2 घंटे ले रही है। अब इसको 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन, यानी कि दूसरा समीकरण। आया समझ में? पहला समीकरण और दूसरा समीकरण कैसे बना? आराम से बन के, बड़े इजीली बना। जब इक्वेशंस बन चुकी हैं, समीकरण बन चुके हैं, तो इसके x और y के मान हम निकाल लेते हैं, जिससे कि हमें रोइंग स्टिल वाटर में ऋतु की रोइंग की स्पीड पता लग जाए और स्ट्रीम की धारा की भी चाल पता लग जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा मेथड से करेंगे? हम करेंगे इसमें टर्मिनेशन लगा दें, विलोपन विधि। चलिए इसमें हम एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये हो गया आपका पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन यहाँ रखेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। मैंने देखा कि ये आराम से एलिमिनेट हो रहे हैं, विलोपित हो रहे हैं। ये इसमें हमने विलोपन विधि लगा दी। जब ये आराम से विलोपित हो रहे तो विलोपन विधि लगाना समझदारी रहेगी, इससे हमारा टाइम बचेगा। देखिए x में से x माइनस के तो 0 हो जाएगा, ये माइनस का साइन था, ये प्लस बन गया, और ये प्लस का था, यहाँ माइनस बन गया। अब ये प्लस प्लस ये हो जाएंगे प्लस 2y, और ये तो हमारे एलिमिनेट हो गए, कैंसिल हो गए, विलोपित हो गए, ठीक है। इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, और बड़े नंबर का साइन प्लस। तो y इज इक्वल टू 8, ये आपका मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, एंड y इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। 8 को जब 2 से डिवाइड किया तो आ गया 4। ये हमारी आ गई y की वैल्यू। इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाना ज़्यादा सही नहीं था, जिसे हम हिंदी में वज्र गुणन विधि। क्यों? क्योंकि वज्र गुणन विधि में हम पहले फॉर्मूला लिखना पड़ता, वैल्यूज पुट करनी पड़ती, ABC की वैल्यूज, और यहाँ पे आपका एलिमिनेशन लगाने में क्या होगा कि ये आपका लाइक नहीं बनाने पड़े, समान पद बनाने नहीं पड़े, पहले से ही बने हुए थे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि आपने कौन सा मेथड लगाना है। पर 3 मेथड है, उसमें से आप कौन सा लगाएंगे। अब ये y की वैल्यू जो आई है, इस y की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में या फिर सेकंड इक्वेशन में किसी में भी पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। स्टेटमेंट जरूर लिख लीजिएगा कि बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। हिंदी वाले लिखेंगे y के मान को समीकरण 1 में रखने पर। तो हम रखते हैं, देखिए x प्लस वाई की वैल्यू कितनी 4 इज इक्वल टू 10, यहाँ पे लिखेंगे सेम एज y की जगह पे 4 रख दिया यहाँ पे ऐसे, और ये सेम उतारा, ये भी सेम और ये भी सेम। फिर x इज इक्वल टू 10, और ये प्लस में यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, -4, x इज इक्वल टू 10 में से 4 गया 6। आए समझ? तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 6। Hence स्पीड ऑफ रोइंग बोल रहे थे ना, ये रोइंग चप्पू चलाने की स्पीड ऑफ रोइंग इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में निकली है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। हिंदी वाले क्या बोलेंगे? अतः, यहाँ पे लिख रहे हिंदी के लिए, अतः नाव में जो चप्पू चलाते हैं उसको आप नाव की स्पीड बोल सकते हैं। अतः नाव की गति या चाल बोलेंगे बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और धारा की चाल, धारा पानी की धारा की चाल या गति कुछ भी बोल सकते हैं, चाल बराबर हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आया समझ में? ये आपका सेकंड का फर्स्ट आंसर कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन, 2 women and 5 men can together finish an
embroidery work in 4 days, while 3 women and the 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also the taken by 1 man alone. ठीक है, इसमें क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है। प्रश्न कह रहा है कि 2 औरतें और 5 आदमी एक काम को, जड़ी के काम को, जड़ी वाला काम होता है एम्ब्रॉयडरी कपड़े में जो होती है, तो उस काम को 4 दिन में खत्म करते हैं। वाइल, जबकि 3 औरतें और 6 आदमी जब मिलकर करते हैं तो उसी काम को 3 दिन में वह खत्म कर देते हैं। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय, तो उनके द्वारा अकेले यदि वो काम करती है, एक औरत अकेले काम करती है तो वह कितना समय लेगी, और एक आदमी अगर अकेले काम करता है तो वह कितना समय लेगा। चलिए इसको हम जो हमें पूछा हुआ है उसी को हम लेट कर लेते हैं। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द 1 वुमन अलोन, एक औरत के द्वारा अकेले लिया गया समय। लेट, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। लेट द टाइम टेकन बाय 1 विमन, एक औरत जब अकेले काम करेगी तो माना कि वह x समय लेती है। मान लेते हैं लेट x, माना एक औरत को काम समाप्त करने में लगा समय, समाप्त करने में लगा समय, इस तरह से लिख लेंगे। समय कितना लगा x, मान लिया x, ठीक है ना, x ले लिया। और ऐसे ही एक आदमी बाय द टाइम टेकन बाय 1 मैन, एक मैन यदि अकेले काम करता है तो वह y समय लेता है, ठीक है ना। एक आदमी यदि अकेले काम करेगा तो वह उस काम को y दिन में खत्म कर देगा, ऐसा हमने मान लिया। टाइम टेकन मतलब टाइम घंटे में भी लिख सकते हैं, दिन में भी। यहाँ पे दिन में दिए हुए हैं तो हम दिन मान लेंगे, इतने दिन में वह खत्म कर रहे हैं। देखिए जब 2 औरतें और 5 आदमी मिलकर काम कर रहे हैं तो वह 4 दिन में काम खत्म करते हैं, 4 दिन में। और हम अपने यूनिटी मेथड के हिसाब से चलो 4 दिन में आपका जो काम खत्म हो रहा है, तो यदि एक दिन की सोचे तो एक दिन में कितना काम खत्म होगा। टोटल वर्क जितना भी है, माना कि मेरे पास इतना टोटल वर्क है, ये काम खत्म करना है पूरा होल, है ना। अब हमारे पास ये पूरा काम 4 दिन में खत्म हो रहा है, ये पूरा काम 4 दिन में खत्म हो रहा है। कौन कौन कर रही है, 2 तो औरतें कर रही है, सिर्फ 2 वुमेन, और काम को 2 औरतें और 5 मैन कर रहे हैं, 2 औरतें और 4 आदमी, ठीक है। इस पूरे काम को खत्म कर रहे हैं 4 दिन में। कितना दिन ले रहे हैं, 4 डेज, है ना, 4 दिन। जब वो 4 दिन ले रहे हैं तो बताओ एक दिन में वह कितना काम खत्म करेंगे। इसको 4 भागों में बांट दिया तो एक दिन में इतना काम खत्म करेंगे, ये 1 डे में खत्म करेंगे, 1 डे दोनों मिलके, और दूसरे दिन में ये इतना पूरा खत्म कर देंगे काम, ठीक है। 2 डेज में, 3 डेज में ये वाला सारा खत्म कर देंगे, ये 3 डेज, ठीक है ना। और 4 डेज में ये सारा खत्म कर देंगे, यानी कि 4 दिन में ये पूरा काम खत्म हो जाएगा। 2 आदमी और 2 औरतें और 5 आदमी मिलके इस काम को पूरा 4 दिन में खत्म कर देंगे। तो एक दिन में कितना होगा इस पूरे का, ये वाला एक दिन में ये वाला काम हो रहा है तो 1/4 होगा, ठीक है ना। तो इसको हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार यदि हम चलते हैं, देखो एक औरत जो काम कर रही है पूरा, वह 4 दिन में कर रही है, इतना काम कर रही है जितना भी उसने काम किया। एक औरत की जितनी कैपेसिटी थी उतनी किया, और उसने वह टोटल अकेले जो समय ले रही है वो कितना ले रही है, x ले रही है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ बताया कि 4 दिन का उसने समय लिया, तो एक दिन में कितना होता है, 1/4 हो गया। ऐसे ही जो औरत जो काम कर रही है वह काम अगर उसको हम उसकी टोटल टाइमिंग से डिवाइड कर दें, x से हमने डिवाइड कर दिया, उसने x समय लिया, उसको x माना था, तो ये हमारा एक दिन का क्या निकल के आ जाएगा, कार्य। एक दिन में वह कितना काम करती है। प्लस ऐसे ही 5/y ले लेंगे, ये पूरा 5 आदमी द्वारा किया गया कार्य, 5 आदमी टोटल कितना काम कर रहे हैं, और एक आदमी अकेला कितना काम कर रहा है, उससे डिवाइड करेंगे तो एक दिन का कार्य निकल के आएगा।
एक दिन का ये वाला कार्य औरतों वाला और ये आदमी वाला, दोनों का कार्य एक दिन का प्लस होके एक दिन का कार्य कितना निकल रहा है 1/4। ये आप 1/4 डेज नहीं है, ये कार्य है, ये काम मैंने बताया ना, काम को मैंने बांट दिया। आए समझ में? चलिए ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, पहला समीकरण। सेकंड देखो, सेकंड भी सेम ऐसे ही है। यदि 3 औरतें 3 विमेन, यदि 3 औरतें करेंगी तो 3/x हो जाएगा और 6 मैन, 6 आदमी, है ना, तो प्लस 6/y हो जाएगा। आदमी y समय ले रहे हैं, y से डिवाइड कर दिया, टोटल समय इतना ले रहा है एक आदमी अकेले, तो ये हो गया 6/y और इज इक्वल टू, तब हमारा काम कितने दिन में खत्म हो रहा है 3 दिन में, तो एक दिन में कितना होगा 1/3 पार्ट होगा, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो पूरा एक काम जो है वह 3 दिन में खत्म हो रहा है, तो एक दिन में कितना होगा 1/3 भाग हो जाएगा उस काम का, ठीक है। आया समझ में? उस कार्य को 3 भागों में बांट देना तो एक दिन में 1/3 भाग होगा। आया समझ? ये आप आपके डेज नहीं है, ये बन गया कार्य, कितना काम खत्म हुआ 1/3 काम खत्म हुआ। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए x और y के हमने मान निकालने हैं, x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है हमें। अगर x की वैल्यू मिलेगी तो वुमन कितना काम अकेली कर रही है, कितना समय ले रही है अकेले काम करने में, वो पता लग जाएगा। और अगर y का वैल्यू पता लग जाएगी तो अकेले आदमी कितना समय लगेगा वो पता लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे x की जो पावर है वो माइनस में 1 है, ये भी -1 है y की भी। जब माइनस में होती है तो सबसे पहले हमें इसको लीनियर बनाना होगा, यानी कि इसे हमें रैखिक बनाना होगा। तो क्या करेंगे, इसको हम एक्सपेंड करके लिख देंगे। सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, 2 × 1/x, ठीक है ना, इसको एक्सपेंड कर दिया, प्लस 5 × 1/y, इसको भी एक्सपेंड कर दिया, विस्तारित कर दिया, इज इक्वल टू 1/4। ये बन गया पहला वाला। दूसरा भी ऐसे बनाएंगे, 3 × 1/x प्लस 6 × 1/y इज इक्वल टू 1/3। आया समझ में? इसको हमने एक्सपेंड करके लिख दिया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको करेंगे मल्टीप्लाई ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये अभी लीनियर नहीं है, रैखिक नहीं है, इसको रैखिक बनाने के लिए हम इसको p मान लेंगे। तो लेट बी 1/x इज इक्वल टू p, हिंदी में बोलेंगे माना 1/x बराबर p और 1/y क्या हो जाएगा q। ये हमने इसको मान लिया रैखिक, लीनियर मान लिया। इसकी पावर कितनी है 1, इसकी भी 1, तो 1 पावर हो गया, अभी लीनियर बन गया। अब हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसको लीनियर बनाते हैं, 2 और 1/x कितना हो जाएगा p। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी 2p, दूसरी 5 और ये हो जाएगा q, प्लस 5q इज इक्वल टू 1/4। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। आया समझ में? अब इधर देखेंगे 3 और 1/x हो जाएगा p, तो 3 1/x यानी कि 3p, ठीक है ना, ये हो जाएगा p। तो 3p प्लस 6 ये हो जाएगा आपका q, 6q इज इक्वल टू 1/3। सेकेंड इक्वेशन क्लियर। ये दो इक्वेशन हमारी जो ऐसी थी वो हमने इसको लीनियर में बना दिया, रैखिक समीकरण बना दिया इसके, लीनियर इक्वेशंस। इसमें हम लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी कि वज्र गुणन विधि। एक जैसे टर्म नहीं है, हम लगा लेते हैं यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 होल डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1। आया समझ? x इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अच्छा, इस x की जगह पे क्या रखेंगे अब, क्योंकि x हमारा बन गया p, यहाँ पे हम पहले ही p रख लेते हैं, लास्ट में रखने से बढ़िया यही रख लेते हैं p। हो गया, इज इक्वल टू b1 देखिए कितना है, b1 है हमारा 5 मल्टीप्लाई बाय c2 कितना, c2 माइनस 3 माइनस 1/3, b2 कितना है, b2 है 6, c1 माइनस 1/4, a1 कितना है 2, b2 है 6 माइनस a2 है आपका 3 एंड b1 है 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो p इज इक्वल टू, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 5 1 जा 5/3 माइनस माइनस प्लस 6 1 जा 6 ये अपॉन 4, ठीक है ना, होल डिवाइडेड बाय 6 2 जा 12 माइनस 3 5 जा 15। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको लाइक टर्म बना लेते हैं पहले। ये हो जाएगा 12 एंड 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 3 6 जा 18, ठीक है ना, और होल डिवाइडेड बाय
15 में से 12 माइनस करेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा माइनस का, -3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस माइनस माइनस 20 में से 18 माइनस कीजिए, 2 आएगा आपके पास। तो यहाँ पे आंसर आएगा P इज इक्वल टू -2, ये -2 आ गया, होल डिवाइडेड बाई 12, और ये डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई 1/3 हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो P इज इक्वल टू 1 1 जा 1 एंड 6 3 जा 18। P की वैल्यू कितनी आ गई 18, P का मान 1/18, 18 में 1/18, 1/18 P की वैल्यू आ गई। अब Q की वैल्यू निकालने के लिए हम इस पे Y का फॉर्मूला लगाएंगे, तो Q इज इक्वल टू C1A2 माइनस C2A1 होल डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1, यही होता है फॉर्मूला। वैल्यूज पुट करेंगे, इसमें मान रखेंगे। C1 देखिए कितना है, C1 है 1/4, यहाँ पे आएगा तो -1/4 हो जाएगा, तो -1/4 मल्टीप्लाई बाय A2 3 माइनस C2 हमारे पास है -1/3 लेंगे, एंड A1 है 2 होल डिवाइडेड बाय, इसको भी सॉल्व करेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब हमने इसको सॉल्व किया था तो हमारे पास आंसर आया था -3, तो इसको -3 को सेम रखेंगे, है ना, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा, तो हम क्यों टाइम वेस्ट करें, हमारे पास -3 आंसर है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3/4, ठीक है। इसको सॉल्व करके यहाँ लिख दिया, एंड ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एंड 2 1 जा 2/3 आ गया, होल डिवाइडेड बाय -3। इसको लाइक टर्म बनाएंगे समान पद बनाने के लिए, ये 4 3 जा 12 हो जाएगा, एंड 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 -9 प्लस 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, एंड होल डिवाइडेड बाय -3 था, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे -3, ठीक है। 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, और बड़े नंबर के साथ माइनस, होल डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। पूरा विभाजित हो रहा है 12 से, एंड 1/-3, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो Q इज इक्वल टू 1/36, ये हमारा Q का मान आ गया, Q बराबर 1/36 आ गया। अब हमें X और Y का मान निकालना था कि एक अकेली औरत जब काम खत्म करेगी तो कितना समय लेगी, एक अकेला आदमी करेगा तो वह कितना समय लेगा। तो X की वैल्यू निकालने के लिए इस P की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो हमारी X की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और इस Q की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो ये Y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो करते हैं, देखिए कैसे करेंगे, 1/x इज इक्वल टू P, ये देखेंगे क्या है 1/18, तो इसका मतलब X इज इक्वल टू कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है ना, 18 हो गया, एंड Y इज इक्वल टू, Y के लिए क्या करेंगे, ये 1/y तो ठीक था, 1/y इज इक्वल टू Q देखिए कितना है 1/36, तो Y की वैल्यू आ गई 36। इसका मतलब जब एक अकेली औरत काम करती है तो पूरा काम खत्म करेगी 18 दिनों में, और अगर अकेले आदमी काम करता है एम्ब्रॉयडरी का तो वह 36 दिन ले लेगा, 36 डेज, वो आदमी ज़्यादा समय लेगा एम्ब्रॉयडरी वर्क को करने में, ठीक है ना। औरतें जल्दी जल्दी कर लेंगी एम्ब्रॉयडरी वर्क, एक अकेली औरत की बात कर रहे हैं। तो हैंस X इज इक्वल टू 18 डेज जरूर लिखिएगा, 18 दिन, एंड Y इज इक्वल टू 36 डेज। X कितने दिन ले रहा है, X कौन है, X से समय लिया गया औरतों द्वारा, तो 18 दिन में औरतें करेंगी, और Y आदमियों के द्वारा लिया गया समय तो 36 दिन में वह काम खत्म करेगी। इसको आता है करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन, सेकंड का थर्ड। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम, अपने घर वह जाती है 300 रूही अपने घर के लिए जब चलती है तो 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कुछ दूरी वह ट्रेन से करती है एंड पार्शियली बाय बस, और कुछ वह बस से करती है। सी टेक्स 4 hours इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। यदि वह 60 किलोमीटर ट्रेन से चलती है और बाकी जो रास्ता बच जाता है वह बस से चलती है तो वह 4 घंटे लेती है, और यदि वह 100 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी बचा हुआ है बस से चलती है तो वह जितना समय पहले लेती थी 4 घंटे, उससे 10 मिनट ज्यादा लेती है, लॉन्गर, 10 मिनट लॉन्गर। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। आपने बस की स्पीड और ट्रेन की स्पीड, यानी कि बस की चाल और ट्रेन की रेलगाड़ी की चाल बतानी है। तो क्या करेंगे, उसी को लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए सेकंड का थर्ड क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये 3.6 का, तो लेट भी कर लेते हैं।
लेट बी स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू एक्स। एंड हिंदी में लिखेंगे, माना, ट्रेन को हिंदी में ट्रेन ही लिख देती, वैसे रेलगाड़ी होती है लेकिन कोई बात नहीं, ट्रेन की चाल, माना ट्रेन की चाल बराबर एक्स और बस की चाल, स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू वाई मान लेते हैं, बस की चाल कितनी मान ली, वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हमने इसकी स्पीड मान ली। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार चलने पर ही हमारी इक्वेशन, हमारा समीकरण बनेगा। देखो टोटल जो दूरी है वो 300 किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस कितना है, जितना वो चल रही है अपने घर के लिए, वो डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर, यानी कि कुल दूरी, घर की कुल दूरी 300 किलोमीटर है। अब यदि वह ट्रेन से चलती है तो ट्रेन से कितना चल रही है, 60 किलोमीटर, ट्रेन से चलेगी 60 किलोमीटर, ये ट्रेन से चला, ठीक है 60 किलोमीटर। तो बाकी जो डिस्टेंस बच गया वो किससे चलेगी, वो बस से चलेगी। तो 300 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना होगा 240। 240 किलोमीटर वह किससे चलेगी, बस से चलेगी। ठीक है, तो ये वाला किलोमीटर और ये वाला किलोमीटर मिलके क्या बनेगा 300 किलोमीटर। ठीक है ना। अब हमारे पास ये ट्रेन और बस का हो गया। दूसरा देखेंगे, दूसरा हमारे पास यदि वह 100 किलोमीटर चलती है ट्रेन से, तो बस से कितना चलेगी 200 किलोमीटर, है ना। 200 और 100 जोड़ के तब तो 300 बनेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये हमारी इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इक्वेशन में क्या देखिए, इक्वेशन में समय दे रखा है कि वह 4 घंटे लगाता है और 4 घंटे 10 मिनट लगाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्पीड का फॉर्म लगाएंगे, समय का फॉर्म लगाएंगे। तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो समय, टाइम कितना हमें नहीं पता, तो हम T1 मान लेते हैं पहले ट्रेन की चाल को। ट्रेन ने जो समय लिया उसको T1 मान लेते हैं, इज इक्वल टू, और डिस्टेंस कितना कवर कर रही है ट्रेन 60 किलोमीटर, तो 60 लिख देंगे। और स्पीड कितनी है ट्रेन की x, तो यहाँ से x ले लेंगे। ये हो गया पहला। और दूसरा देखेंगे यहाँ पे, देखिए टाइम कितना ले रहे हैं, टाइम तो हमें पता नहीं कितना ले रहे हैं, टाइम 2 मान लेते हैं ट्रेन इसी का। और डिस्टेंस कितना 240, इतनी दूरी तय कर रही है। और कितना समय, कितनी स्पीड है, स्पीड है इसकी बस की y, ठीक है ना। अब ये वाला समय और ये वाला समय जब मिलेगा तो कितने घंटे टोटल है, ट्रेन और बस से जब चलेगी, ये ट्रेन है, ट्रेन और ये बस, इन दोनों से जब मिलके चल रही है, कभी वो 60 किलोमीटर इससे और 240 किलोमीटर इससे, तो वह 4 घंटे में पहुंचेगी। तो ये वाला टाइम और ये वाला टाइम मिला के कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू, ये लेफ्ट प्लस किया और इसको भी प्लस करना पड़ेगा, 60 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन वाई। समझ में आया। इसको लेफ्ट को प्लस कर दिया और राइट वाले को प्लस कर दिया, यानी कि बायां पक्ष जमा कर दिया और दायां पक्ष भी जमा कर दिया, इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को। अब देखेंगे T1 कितना हो गया, टाइम 1 और टाइम 2, 4 आवर्स, 4 घंटे लगाती है वो घर पहुंचने में, इतना समय लेती है। और यहाँ पे आ जाएगा 60 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन वाई। इसको रिड्यूस कर देंगे, इसको 4 की टेबल से डिवाइड कर देंगे तो ये 4 बन जाए, 4 यहाँ पे 1 बन जाएगा, यानी कि 1 आवर्स, ओनली 1 लिख देते हैं। और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 अपॉन एक्स प्लस इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। इस तरह से हमारी बनेगी फर्स्ट इक्वेशन। ये पहला समीकरण बन गया। ऐसे ही दूसरा समीकरण बनाने के लिए T1 सही रहेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये फॉर्मूला सेम रहेगा। ट्रेन से रूही चलती है 100 किलोमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 100, यानी कि 100 किलो दूरी और बटे चाल कितना x, डिस्टेंस अपॉन स्पीड
इज इक्वल टू T1। सेकेंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। एंड दूसरी बनेगी T2 इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस 200 किलोमीटर, इतनी दूरी है। ये बस की बता रहे हैं, ये बस है और ये ट्रेन है, और y बस की स्पीड y चाल, ठीक है ना। बस की जो चाल है वो भी y, और ये डिस्टेंस हो गया 200 किलोमीटर सेकेंड सिचुएशन में, है ना। और ये 100 ये आ गया ट्रेन का, और ये x क्या हो जाएगा, x इसकी चाल स्पीड है समझ। अब क्या करेंगे, T1 और T2 दोनों जोड़ने पे कितना बन रहा है, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू समय 1 समय 2, ट्रेन का समय और बस का समय दोनों समय मिलाए 4 घंटे 10 मिनट। 10 मिनट का मतलब 1/6 भाग 1 घंटे का, है ना। इतना समय लेता है इज इक्वल टू, इसको राइट और राइट वाले को प्लस करेंगे तो 100/x प्लस 200/y, 100/x प्लस 200/y, समझ में आया। इस समय को दोनों को प्लस किया तो प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलने पे 4 घंटे और 1/6 1/6 घंटे लेता है। और यहाँ पे ये 10 मिनट को हमने 1/6 फ्रैक्शन में इसको भिन्न में बदल दिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 4 24 और ये जाएगा 25, 25/6 इज इक्वल 100/x प्लस 200/y। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 25 से तो ये हो जाएगा 1/6 इज इक्वल टू, इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो 4/x और इसको करेंगे तो ये 8/y, ठीक है ना। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ये हो गया पहला समीकरण, ये हो गया दूसरा समीकरण। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये इक्वेशंस मैंने यहाँ पे लिख दिए और इसको रब कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, ये पहली इक्वेशन हमारी बनी थी, ये सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा लीनियर नहीं है, रैखिक नहीं है, इसकी पावर कितनी है -1 और -1, तो इसको रैखिक बनाने के लिए इसको p मान लेते हैं। तो 1 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 1/x, ठीक है, प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय 1/y, ठीक है ना। इसको हमने ऐसे एक्सपेंड करके यानी कि इसको विस्तारित रूप में लिख दिया। इसको कैसे लिखेंगे, 1/6 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1/x प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 1/y, ये सेकंड बन गई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 1/x को क्या मान लेंगे हम p और 1/y को मान लेंगे हम q। तो लेट बी 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। हिंदी में माना लिख देंगे, बस माना 1/x बराबर p और 1/y बराबर q। अब इसको यहाँ पे रखेंगे 1/x को तो p बन जाएगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी हमारी 15p, ठीक है ना, 15 और ये p, 15p प्लस 60q इज इक्वल टू 1, ठीक। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, पहला समीकरण। और दूसरे समीकरण में रखेंगे ये वाली वैल्यू 4p, 1/x p, तो ये जाएगा 4p प्लस 8 और 1/y जाएगा q, 8q इज इक्वल टू 1/6। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, दूसरा समीकरण। आया समझ में यहाँ तक। चलिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी कि वज्र गुणन विधि से करेंगे। x इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 होल डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। x इज इक्वल टू, देखिए b1 की वैल्यू कितनी है, b1 है हमारे पास, b1 है 60, c2 आपका 1/6 है तो ये हो जाएगा -1/6 माइनस b2 कितना, b2 है 8 मल्टीप्लाई बाय c1 है हमारे पास -1 होल डिवाइडेड बाय a1 कितना 15 मल्टीप्लाई बाय b2 कितना, b2 है 8 माइनस a2 कितना है, a2 है 4 एंड b1 कितना है, b1 है 60, ठीक है ना। ये हमने वैल्यूज पुट करी है। अब इस वैल्यूज को देखो सॉल्व करेंगे तो ये 66 से डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा 10, -10 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 8 1 जा 8 होल डिवाइडेड बाय 15 8 जा 120 एंड माइनस ये हो जाएगा आपका 240। आया समझ में यहाँ तक। x इज इक्वल टू आएगा। अब प्लस माइनस माइनस 10 में से 8 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2 और बड़े नंबर का साइन आएगा माइनस, ठीक है ना। अब प्लस माइनस माइनस इसको करेंगे तो 240 में से 120 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 120, ठीक है। और बड़े नंबर का साइन आएगा यहाँ पे भी माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल
2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये आपका आ जाएगा 1/60। 1/60 आ गई एक्स की वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू 1/60। ठीक है ना, यदि हमें आपको आप फॉर्मूला बताया तो फॉर्मूला से जल्दी होते हैं। अच्छा, इस एक्स को हम पी बोलेंगे अब, क्यों? क्योंकि हमारे पास वेरिएबल पी बन चुका है इक्वेशन में। पहले एक्स था तो हमने उसको पी मान लिया, तो इसलिए पी लिखेंगे यहाँ पे। ऐसे ही क्यू के लिए जब सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला होता है C1A2 माइनस C2A1 होल डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1। ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। आज हमारा चैप्टर खत्म है, आज हमारा चैप्टर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, थर्ड चैप्टर। इसमें आपने ये फॉर्मूला और जितने मेथड से हमने किए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड, है ना, वो सारे मेथड और ग्राफ वाले मेथड हो गए। और कैसे पता लगाएंगे कि इसके सोल्यूशन निकलेंगे वही A1/A2 रेशियो भी आपने याद रखने में। आपको इस वीडियो के एंड में उसको पूरा आपका जो आपने रिमाइंड रखने हैं वो मैं आपको लिख के दे दूंगी, ठीक है ना। अब इसको देखेंगे। अब ये जो है आपका P है, P इज इक्वल टू 1/60, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे C1 की वैल्यू देखे क्या है, क्यू के लिए फाइंड कर रहे हैं। C1 की वैल्यू है -1 एंड A2 है हमारे पास, A2 है 4 माइनस C2 है -1/6, A1 है 15 होल डिवाइडेड बाय, इसे सॉल्व नहीं करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पे सॉल्व करते करते, ये सॉल्व किया था, ये सॉल्व किया, ये सॉल्व किया, और यहाँ पे ये कितना आ गया था 120, 120। कट करने के बाद आंसर है वो नहीं लिखेंगे, ये वाला 120 लिखेंगे, ये हो गया। अब ये हो जाएगा -4 और माइनस माइनस प्लस, इसको काटेंगे 3 की टेबल से, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5/2 हो जाएगा ये, होल डिवाइडेड बाय 120 माइनस में है, यहाँ पे माइनस में है, देखिए ये माइनस में आ गया 120। इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ। इसको सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगी 2, ठीक है, और ये 2 4 जा 8 -8 प्लस 5, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1/-120, ये अब इसको आगे सॉल्व करूंगी मैं इस तरफ। देखिए प्लस माइनस माइनस, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3, और बड़े नंबर का साइन हो जाएगा माइनस, ठीक है ना, ये एंड होल डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/-120। ऐसे ही है ना, सेम एज उतारे हमने, क्यू की वैल्यू है ये। अभी सॉल्व करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये आ गया 40। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आगे आंसर आ जाएगा 1/80। क्यू की वैल्यू कितनी आई है 1/80 एंड पी की वैल्यू कितनी आई है 1/60। अगर हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी। देखिए 1/x इज इक्वल टू कितना, पी कितना है 1/60, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60 एंड 1/y कितना है 1/80, तो y की वैल्यू कितनी है 80। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हैंस x इज इक्वल टू 60, ये हमारी क्या थी, ट्रेन की स्पीड है ना, तो किलोमीटर पर आवर में लिखेंगे, किलोमीटर पर आवर, एंड y इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, अतः ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और बस की चाल को हमने y माना था, बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। अब ये आपका 3.6 एक्सरसाइज पूरी खत्म हो गई है, और 3.6 के हमने सारे क्वेश्चन करवा दिए, 3 पार्ट में करवाए मैंने आपको, तो आप एक बार खुद से जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे क्वेश्चंस करने में। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो कीप प्रैक्टिसिंग।